नमस्कार फ्रेंड्स। इंडियन ज्योग्राफी में हम देख रहे थे प्रायद्वीपीय पठार को। प्रायद्वीप भारत के एक भाग को हम देख चुके थे, उत्तरी मध्यवर्ती क्षेत्र को। अब आगे हम बढ़ते हैं, इसके आगे उत्तरी मध्यवर्ती क्षेत्र के बाद के भाग को देखते हैं हम, खास करके छोटा नागपुर का पठार। यह है छोटा नागपुर का पठार। छोटा नागपुर का पठार, इसे छोटा नागपुर का पठार कहा जाता है। नागवंशी राजाओं द्वारा शासित होने के कारण इसका नागपुर, महाराष्ट्र नागपुर से कोई ताल्लुक नहीं है इसका। ठीक, छोटा नागपुर का पठार मोस्टली अगर देखा जाए, छोटा नागपुर का पठार तो ये दो राज्यों में मुख्यतः फैला हुआ है, झारखंड और पश्चिम बंगाल। हालांकि इसका थोड़ा बहुत विस्तार उड़ीसा और छत्तीसगढ़ की ओर भी है, छत्तीसगढ़ से भी लगता है और उड़ीसा से भी ये लगता हुआ है। छोटा नागपुर का पठार वाक्य में एक पठार नहीं होकर कई छोटे छोटे पठारों का समूह है। इसके अंतर्गत आप देखेंगे, जैसे कि यहां पे आपको मिल जाएगा मध्य में रांची का पठार, सिंहभूम का पठार, धनबाद का पठार, पलामू का पठार। इस तरह से कई पठारों का एक समूह है। इसमें विभिन्न प्रकार के पठार है। रांची का पठार, रांची पठार, धनबाद का पठार, सिंहभूम का पठार, सिंहभूम पठार। इस तरह से ये कई पठारों में हजारीबाग का पठार, हजारीबाग का पठार कई पठारों में विभाजित है। ये छोटे छोटे पठारों में विभाजित है। ये छोटा नागपुर के पठार की एक और विशेषता है और वो ये खनिजों का भंडार है। खनिजों का भंडार भारत में सबसे बड़ा खनिजों का भंडार क्षेत्र अगर है तो वो छोटा नागपुर का पठार है। छोटा नागपुर के पठार में सर्वाधिक खनिज पाए जाते हैं। लगभग सभी प्रकार के खनिज यहाँ पे प्राप्त होते हैं और वो भी विस्तृत मात्रा में प्राप्त होते हैं। इसीलिए इसे भारत का खनिजों का भंडार गृह कहा जाता है, द स्टॉक हाउस ऑफ मिनरल रिसोर्सेज, मिनरल्स। यहां से नदियां निकलती है तो सबसे महत्वपूर्ण नदी हम जानते हैं दामोदर नदी है। यहाँ की सबसे प्रमुख नदी दामोदर है। बराकर नदी निकलती है, स्वर्ण रेखा नदी निकलती है, स्वर्ण रेखा, और कोयल नदी निकलती है, कोयल। ये यहाँ की प्रमुख नदियां है। दामोदर नदी इसको बराबर दो भागों में विभाजित करती है, इस तरह से। यहां से निकलते हुए आगे जाकर के पश्चिम बंगाल में हुगली नदी में मिल जाती है दामोदर नदी। छोटा नागपुर के पठार से निकल करके हुगली नदी में, पश्चिम बंगाल में हुगली नदी में मिल जाती है दामोदर नदी। और ये छोटा नागपुर के पठार को दो भागों में विभाजित करती है। नीचे का भाग रांची का पठार और ऊपर का भाग हजारीबाग का पठार के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो दामोदर नदी दो भागों में तोड़ेगी इसको, रांची के पठार में और हजारीबाग के पठार के नाम से दो भागों में इसको विभाजित किया जाएगा। स्वर्ण रेखा नदी को देखा जाए तो वो यहां से निकलेगी और सीधा उड़ीसा में जाकर के बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। वहीं कोयना नदी उत्तर की ओर बहती है इस तरह से और सोन नदी में मिल जाएगी। बिहार में जाकर के सोन नदी में मिल जाती है कोयना नदी, कोयल नदी। तो ये छोटा नागपुर के पठार की ज्योग्राफी है। इसके इस तरफ राजमहल की पहाड़ियां ऊंची ऊंची और इसी बॉर्डर पर, कॉर्नर पर इसकी सर्वोच्च चोटी है जिसे पारसनाथ की पहाड़ी कहा जाता है। पारसनाथ की पहाड़ी इसकी सर्वोच्च चोटी, लगभग 1300 मीटर की ऊंचाई पे, लगभग 1300 मीटर की ऊंचाई पे इसकी सर्वोच्च चोटी है पारसनाथ की पहाड़ी। ये छोटा नागपुर का पठार हुआ। अब आगे बढ़ते हैं हम मेघालय के पठार की ओर। वैसे एक सिरे से देखा जाएगा तो मेघालय का पठार काफी अलग हो जाता है, दूर है, इसे टच भी नहीं है। ऐसा इसलिए क्योंकि उत्तर से आने वाली नदियां जो है, यमुना उसकी सहायक कई नदियां यहाँ इस तरह से बांग्लादेश में इंटर करती हैं, पश्चिम बंगाल से होते हुए जाती हैं। तो बीच में उन्होंने काफी अपर्दन किया है, कटाव किया मिट्टी का, तो एक काफी प्लेन मैदानी भाग बन गया है और उसके इस तरफ आ गया है वो है मेघालय का पठार। मेघालय के पठार को हम देखते हैं
वाक्य में प्रायद्वीप के दूसरे पठारी भाग से अलग है, ये किस गर्त द्वारा, किस ट्रेंच द्वारा अलग है, ये कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आपको याद रखता है राजमहल गारो ट्रेंच, राजमहल गारो ट्रेंच द्वारा ये पृथक है, इस ट्रेंच द्वारा ये पृथक होता है। इसको मालदा ट्रेंच भी कहा जाता है, दूसरा नाम मालदा ट्रेंच। दोनों में से कोई भी नाम एग्जाम में पूछा जा सकता है, मालदा ट्रेंच या राजमहल गारो ट्रेंच गर्द। तो इससे ये पृथक होता है दूसरे भाग से, भारत के प्रायद्वीप के दूसरे भागों से पृथक होता है। मेघालय के पठार, जिसे शिलोंग का पठार भी कहा जाता है, शिलोंग का पठार, ये 3 पहाड़ियों से घिरा हुआ है। ये है गारो, खासी और जयंतिया। वास्तव में गारो, खासी और जयंतिया यहाँ की रहने वाली जनजातियां हैं और जनजातियों के नाम पर इसका नामकरण हुआ है इनका, गारो, खासी और जयंतिया। गारो जो है पूर्व वो बिल्कुल ईस्ट में है, राजमहल से लगे हुई, इसीलिए इस ट्रेंच को राजमहल गारो ट्रेंच कहा जाता है। मासिन राम इसी पठार पर स्थित है, मासिन राम, जो कि विश्व में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान है। विश्व में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान मासिन राम मेघालय के पठार पर ही स्थित है, जो कि प्रायद्वीप पठार का ही पूर्ववर्ती विस्तार है। इसके आगे देखा जाए तो मिकीर की पहाड़ियां हैं, मिकीर की पहाड़ियां, वाक्य में पहाड़ियां इससे अटैच नहीं है, पृथक है, इससे काफी पृथक है। और मिकीर की पहाड़ियां देखा जाए तो तीनों तरफ मैदानों से, मैदानी क्षेत्र से घिरी हुई है। ये मैदानी क्षेत्र यहाँ कहां से आया, तो याद रखे हिमालयी क्षेत्र है, यहाँ ऊपर से उतरे हुए आ रही है ब्रह्मपुत्र नदी, और ब्रह्मपुत्र नदी का मैदान है ये, ब्रह्मपुत्र नदी का मैदान है। ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां धनश्री और सुबानसिरी नदियां हैं, वो इन्हीं पहाड़ों से होके गुजरती है। इन पहाड़ों को घेरे हुए है, इन्हीं के बीच में ये पहाड़ है, मिकीर की पहाड़ियां। और ये हो गया मेघालय या शिलोंग का पठार। आगे बढ़ते हैं हम सबसे बड़े और सबसे महत्वपूर्ण पार्ट पर आते हैं, दक्कन का पठार। ये सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है दक्कन का पठार, दक्कन पठार। इस क्षेत्र में आ गए हम। जनरली कई बार स्टूडेंट्स प्रायद्वीप पठार और दक्कन के पठार को एक ही मान लेते हैं। कई बार एग्जामिनर भी इस तरह से क्वेश्चन पूछता है, भारत का सबसे बड़ा, इनमें से सबसे बड़ा क्षेत्र कौन सा है, इन 4 ऑप्शन में सबसे बड़ा कौन सा है, और उसमें हिमालय, मध्य मैदान, दक्कन का पठार और कोई और क्षेत्र लिख देता है, जैसे पूर्वी घाट या पश्चिमी घाट। स्टूडेंट प्रायद्वीप पठार समझ के दक्कन का पठार उत्तर करके आ जाते हैं, जो कि गलत हो जाता है। ऐसे में मध्य का मैदान जो है वो सबसे बड़ा विस्तृत फैला हुआ है, लेकिन जो प्रायद्वीप का पठार ऑप्शन है वही सबसे बड़ा भाग है भारत का। तो दक्कन का पठार प्रायद्वीप पठार का एक भाग है केवल। और यह देखा जाए तो उत्तर में ताप्ती नदी से स्टार्ट होता है, ताप्ती नदी से प्रारंभ होता है उत्तर में। दोनों तरफ यह पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट से घिरा हुआ है, और अंत में अन्ना नदी की पहाड़ियां हैं। इसको 2 भागों में विभाजित किया गया है। इसका विभाजन किया गया 2 भागों में। एक है उत्तर का दक्कन का मैदान, जिसे दक्कन का पठार, जिसे महाराष्ट्र का पठार भी कहते हैं, महाराष्ट्र का पठार। और दूसरा भाग है इसका दक्षिण का पठार, दक्षिण का पठार, दक्कन का पठार, दक्षिण का दक्कन का पठार। तो इन दोनों विभाजनों को अलग अलग देख लेते हैं हम, काफी महत्वपूर्ण है, इसलिए अलग अलग देखना होगा इनको, काफी विस्तृत में है ये। उत्तर दक्कन का पठार या महाराष्ट्र का पठार जिसे कहते हैं, उत्तरी दक्कन का पठार। इस पठार को अगर देखा जाए तो ये भी लावा द्वारा निर्मित है, लावा द्वारा निर्मित बेसाल्ट चट्टान का क्षेत्र है, बेसाल्ट चट्टान, और काली मिट्टी वाला क्षेत्र है, काली मिट्टी पाई जाती है। मैप में अगर इसे मार्क किया जाए
तो इस तरह से मार्क किया जाता है तार्किक नदी से लेकर के ये क्षेत्र। ये वाला क्षेत्र जो है महाराष्ट्र का, त्रिभुज बनता है त्रिकोण, महाराष्ट्र वाला मुख्यतः भाग आता है इसके अंतर्गत, और कुछ भाग छत्तीसगढ़ उड़ीसा के भी इसमें आते हैं। तो इसके अंतर्गत कौन कौन से राज्यों के भाग आते हैं? महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा, ये भाग इसके अंतर्गत शामिल होते हैं। महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के भाग इसमें शामिल होते हैं। महाराष्ट्र में इसको देखा जाए, उत्तर में यहां हरिश्चंद्र की पहाड़ियां हैं, हरिश्चंद्र पहाड़ियां, अजंता की पहाड़ियां हैं, और साथ में बालाघाट की पहाड़ियां हैं, बालाघाट की पहाड़ियां महाराष्ट्र में। हरिश्चंद्र की पहाड़ियां, हरिश्चंद्र, अजंता की पहाड़ियां और बालाघाट पहाड़ी। वेस्ट में इतना ही है, महाराष्ट्र के भाग में वेस्ट में इतना ही है। इसके आगे हम आगे चलते हैं ईस्ट की तरफ। इस तरफ जिस तरफ बढ़ते हैं, इसकी अलग अलग ज्योग्राफिकल फीचर्स देखने में आते हैं। उत्तर में यहाँ पे उत्तर पूर्व में महानदी का डेल्टा है, इसे समझते हैं महानदी बेसिन को। महानदी बेसिन यहाँ छत्तीसगढ़ के पठार से निकलती है और वहां से होते हुए बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो महानदी का जो बेसिन है वो पठार का ही भाग है, लेकिन वाक्य में वो क्या है? एक मैदानी क्षेत्र है, क्योंकि नदी का बेसिन या नदी का कटाव किया गया काफी नीचे की तरफ है और इसे छत्तीसगढ़ का मैदान कहा जाता है। छत्तीसगढ़ का मैदान, जिसमें छत्तीसगढ़ के रायपुर, दंतेवाड़ा जैसे जिले आते हैं। रायपुर और दंतेवाड़ा मैदानी क्षेत्र है ये, और यहां पे कुछ पहाड़ियां हैं जहां लो इस्पात के लिए फेमस है। जैसे राजहरा पहाड़ी, राजहरा पहाड़ी लो इस्पात के उत्पादन के लिए फेमस है। इसी लो इस्पात का उत्पादन का प्रयोग भिलाई इस्पात संयंत्र जो लगा हुआ है भिलाई में, उसमें किया जाता है। छत्तीसगढ़ की भिलाई में लो इस्पात कारखाना लगा हुआ है, भिलाई लो इस्पात संयंत्र, उसमें आने वाले लोहे की सप्लाई यहां से भी की जाती है। ठीक है, और भी कई जगह से की जाती है। एक स्पेस तो हमें मिल गया राजहरा, राजहरा से। इसमें एक और पॉइंट है कि कोयले की आपूर्ति, तो याद रखें इसी छत्तीसगढ़ के मैदानी क्षेत्र में महानदी के बेसिन में कोरबा है। ये कोरबा भारत के कोयला उत्पादन के प्रमुख क्षेत्रों में से माना जाता है, कोयला उत्पादन के लिए, और इसी कोयले की सप्लाई भिलाई प्लांट में भी की जाती है। यह थी महानदी बेसिन, महानदी की पहाड़ियां, राजहरा की पहाड़ियां और कोयले की माइंस को हमने देखा, जो कि इस पठार विभाग का ही एक अंग है। आगे बढ़ते हैं महानदी बेसिन के बाद यहां पे देखेंगे आप छत्तीसगढ़ के पठार को या बस्तर के पठार को या व्यापक रूप में कहा जाए दंडकारण्य पठार। दंडकारण्य का ये पठार जो मार्क किया गया यहां पे, दंडकारण्य का पठार है, यह छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में जाता है। छत्तीसगढ़ व उड़ीसा में, छत्तीसगढ़ में इसका जो दक्षिणी भाग है, छत्तीसगढ़ का बस्तर जिले वाला, वहां पे इसको बस्तर का पठार कहा जाता है, बस्तर का पठार। और यहीं पे साउथ में पहाड़ियां हैं छोटी छोटी, जिनकी आकृति बैल के कुबड़ के समान, हम्प के समान है। बैल का हम्प होता है उसके समान उभरी हुई पहाड़ियां हैं इस तरह से, इसलिए इनको बेला डीला कहा जाता है। बेला डीला की पहाड़ियां,
बेलाडीला की पहाड़ियां। और याद रखें, बेलाडीला की पहाड़ियां भारत के प्रमुख लौह इस्पात, लौह अयस्क उत्पादक क्षेत्रों में गिनी जाती है। इसी लौह इस्पात क्षेत्र के लोहे का प्रयोग भिलाई प्लांट में भी किया जाता है। भिलाई प्लांट में यहां के लोहे का भी प्रयोग किया जाता है। कोरबा से आ जाता है कोयला, और बेलाडीला और राजहरा की पहाड़ियों से आ जाता है लोहा। यह था दंडकारण्य का पठार। इसके आगे बढ़ते हैं, इसमें बत्सर का पठार भी आ गया। इसके आगे हम बढ़ते हैं। यह महाराष्ट्र का उत्तरी दक्कन का पठार था। अब दक्षिणी दक्कन का पठार देखते हैं हम। दक्षिणी दक्कन, इसके पुनः 3 भाग होते हैं। पहला भाग होगा इसका तेलंगाना पठार, दूसरा भाग होगा इसका कर्नाटक का पठार, और तीसरा भाग होता है इसका तमिलनाडु का पठार। ये 3 पठार इसके भाग होते हैं। तेलंगाना पठार जो यहां ड्रॉ किया हुआ है, ये तेलंगाना का पठार, इसी पर तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद स्थित है। और कुछ खास यहाँ की ज्योग्राफी नहीं है। कर्नाटक के पठार को देखा जाए तो यहां पे साउथ में कर्नाटक का पठार है ये। इसके लिए 2-3 बातें महत्वपूर्ण है। यहाँ की एक तो पहाड़ियां हैं, इन पहाड़ियों को बाबा बुदन की पहाड़ियां कहा जाता है। बाबा बुदन की पहाड़ियां। और साथ में एक और स्थान यहाँ की पहाड़ी फेमस है, कुद्रेमुख की पहाड़ी। कुद्रेमुख की पहाड़ी ये भारत के प्रमुख लौह अयस्क उत्पादक क्षेत्र है। यहां से उत्पादित लोहा, कुद्रेमुख की पहाड़ी, यहां से उत्पादित लोहा की पश्चिमी घाट के कॉर्नर पर ही है। न्यू मंगलोर बंदरगाह से होते हुए जापान को एक्सपोर्ट किया जाता है, और इसलिए काफी महत्वपूर्ण है। कर्नाटक का पठार, बाबा बुदन की पहाड़ियां और कुद्रेमुख लौह अयस्क क्षेत्र इसी में आते हैं। और यह क्षेत्र कृष्णा घाटी का क्षेत्र है, कृष्णा नदी घाटी का। कृष्णा नदी व उसकी सहायक तुंगभद्रा नदी के प्रवाह का क्षेत्र है कर्नाटक का पठार। यह हो गया कर्नाटक का पठार। आगे देखते हैं तमिलनाडु का पठार। तमिलनाडु का पठार बिल्कुल दक्षिणी भाग है, साउथर्न भाग इस तरह का, जो कि अन्नामुदी पर्वतमाला के पश्चिम पूर्व का भाग है। ठीक है, उत्तर और पूर्व का भाग। यहां पे कुछ पहाड़ियां हैं जैसे ड्रॉ की हुई है, शेवरॉय, जवादी की पहाड़ियां है ये, तो शेवरॉय की पहाड़ियां, जवादी की पहाड़ियां यहां पे है। महत्वपूर्ण रूप से यही चीजें यहां पे, शेवरॉय की पहाड़ियां और जवादी की पहाड़ियां, और कोई ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है ये। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण उत्तरी दक्कन, छोटा नागपुर, मेघालय और मध्यवर्ती क्षेत्र की है। यह था प्रायद्वीप पठार। पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट को हम पहले के वीडियोस में देख चुके हैं। अब इसके आगे के ज्योग्राफी फीचर पे आएंगे हम नेक्स्ट वीडियो में।